हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। तो जैसा कि हम 21वीं सदी में हैं और जब भी हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है टेक्नोलॉजी और साइंस। टेक्नोलॉजी और साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है। लेकिन क्या वास्तव में टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ जो हमने तरक्की करी है वो उतनी लाभदायक है जितना हमने नुकसान कर लिया है। अब आप कहेंगे नुकसान कहाँ किया है? तो जैसे-जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सरल बना रही है, दूसरी तरफ मानव अपनी मानवता भूलते जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह मानव और जानवर अलग हैं, पर मानव जानवर की ही तरह व्यवहार करना शुरू कर रहा है। आज जो आपका चैप्टर है उसका नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल यादव और ये है आपका अपना सर ट्यूटोरियल। चलिए बनाते हैं इंग्लिश को आसान। बिफोर वी कैन डिस्कस द सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम conception as to the mankind of effect that we consider a help to mankind। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम किस प्रकार के प्रभाव को मानव जाति के लिए सहायता मानते हैं। मैनकाइंड का अर्थ क्या होता है? मानव जाति, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं या जितने भी मानव हैं उनको मानव जाति बोलते हैं। तो इस चीज़ को शुरू करने से पहले एक सवाल है हमारे दिमाग में कि किस तरह हम मानव जाति का उद्धार कर सकते हैं या सहायता कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें इस पे भी जोर देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। क्या मानव जाति की सहायता तब होती है जब वे अधिक संख्या में हो जाते हैं। न्यूमरस, अधिक संख्या में हो जाना। और व्हेन दे बिकेम लेस लाइक एनिमल्स, या जब वे जानवरों जैसे कम हो जाते हैं। तो दो चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दो चीज़ें बहुत क्लियर दिखेंगी कि जिस तरह मानव की आबादी बढ़ती जा रही है, एक तरफ उसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो जानवर है उनकी जनसंख्या घट रही है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ नोट करने वाली हैं। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या जब वे अधिक खुश हो जाते हैं। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, या जब वे अनुभवों की अधिक विविधता का आनंद लेना सीख जाते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभव की अधिक विविधता, यानी कि अलग अलग तजुर्बे लेना, अलग अलग अनुभव लेना। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या जब वे अधिक जानने लगते हैं। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या जब वे एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं। I think all these things come into our conception of what helps mankind, and I'll say a preliminary word about them। मुझे लगता है कि ये सभी बातें मानव जाति की सहायता करने वाली हमारी धारणा में आती है। ये जो वर्ड है आपका कंसेप्शन, धारणा या सोच कह सकते हैं, और मैं उनके बारे में एक प्रारंभिक शब्द कहूँगा। द मोस्ट indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers। विचारों ने मानव जाति की सबसे अधिक सहायता की है वह है संख्याएं, यानी कि नंबर्स की बात हो रही है। जो एवोल्यूशन हुआ नंबर्स का है, जो गिनतियां, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीशीज सबसिटिंग precarelessly in jungles and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब होमोसेपियंस, ये वर्ड आपका होमोसेपियंस एज इट इज हिंदी में भी होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या होता है? नाम है किसका? ह्यूमंस का, यानी कि मानव जाति को क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस बोला जाता है। एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति थी, वेरी रेयर स्पीशीज, अत्यंत दुर्लभ प्रजाति, जो जंगलों और गुफाओं में अनिश्चितता के साथ जीवन यापन करती थी, जंगली जानवरों से भयभीत रहती थी और भोजन जुटाने में कठिनाई का सामना करती थी। यानी कि जब ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ, या होमोसेपियंस जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, इसका एवोल्यूशन हुआ तो क्या था? नंबर कम था। और जब नंबर कम था तो क्या होता था? ज़्यादा से ज़्यादा समय जानवरों से बचने में और गुफाओं में व्यतीत किया जाता होगा। At this period, the biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to outweigh the disadvantages of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys, and his lack of hirst protection against cold। इस काल में उसकी अधिक बुद्धि का जैविक लाभ, ग्रेटर इंटेलिजेंस,
अधिक बुद्धि का जैविक लाभ, बायोलॉजिकल एडवांटेज को बोल रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? ह्यूमंस के बारे में, जो संचयी थी क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जा सकती थी। उसके लंबे शैशव बंदरों की तुलना में उसकी कम चपलता और ठंड से बचाव के लिए उसके रोएदार संरक्षण के अभाव के नुकसानों पर भारी पड़ने लगा था। इन दोज डेज द नंबर्स ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। उन दिनों मनुष्यों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम रही होगी, यानी कि बहुत शुरुआत की बात कर रहे हैं, जब एवोल्यूशन ही हुआ था या मानव जाति का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ था। The main use to which throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population. युगों युगों से मनुष्यों ने अपनी तकनीकी कौशल का मुख्य उपयोग कुल जनसंख्या में वृद्धि करना ही किया है। I do not mean that this was the intention, but that it was in fact the effect. मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि यह उद्देश्य था, बल्कि यह वास्तव में इसका प्रभाव था। इंटेंशन यानी कि उद्देश्य। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉयस इन, देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉयस। यह आनंदित होने की बात है तो हमारे पास आनंदित होने का अवसर है। रिजॉयस जो वर्ड लिखा है उसका अर्थ क्या होता है? आनंदित होना। और ओकेजन यानी कि अवसर। वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। हम कुछ मामलों में धीरे धीरे जानवरों जैसा कम होते गए हैं। आई कैन थिंक इन पर्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट्स। मैं विशेष रूप से दो पहलुओं के बारे में सोच सकता हूँ। फर्स्ट, that acquired as opposed to congenital skills play a continually increasing part in human life, and secondly that assuming more and more dominates impulse. अब दो चीज़ें हैं जिस तरह से बता रहे हैं ऑथर या कंपेयर कर रहे हैं कि हम किस तरह हैं, जानवरों जैसे हैं। पहला, जन्मजात के विपरीत अर्जित कौशल मानव जीवन में निरंतर बढ़ती भूमिका निभाते हैं। यानी कि जब ह्यूमन का या एक न्यूबॉर्न बेबी या नवजात शिशु का जन्म होता है, जैसे जैसे उसका जीवन चलता जाता है वैसे वैसे वो कुशल होता जाता है, और जो जो अपने जीवन में वो सीखता जाता है उसके जीवन में बहुत लाभकारी होता जाता है। और दूसरा, अधिक से अधिक अनुमान लगाना आवेग पर हावी हो जाता है, यानी कि पहले से प्री अज्यूम करना या किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना कि क्या होगा। In these respects, we have certainly become progressively less like animals. इन मामलों में हम निश्चित रूप से जानवरों जैसे कम होते जा रहे हैं। As to happiness, I am not sure. खुशी के बारे में मुझे यकीन नहीं है। Birds, it is true, die of hunger in large number during the winter, if they are not birds of passage. यह सच है कि पक्षी सर्दियों में बड़ी संख्या में भूख से मरते हैं अगर वे प्रवासी पक्षी नहीं हैं। बर्ड्स ऑफ पैसेज, प्रवासी पक्षी। अब होता क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं या पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कभी कभी मौसम के कारण, कभी कभी खाने के लिए, कभी कभी प्रजनन के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया जैसे कि बर्ड्स होती हैं, तो जब सर्दियाँ आती हैं, पक्षी होते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तब वो बचते हैं अगर वो मूव कर रहे होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। बट ड्यूरिंग द समर they do not foresee this catastrophe or remember how nearly it befell them in the previous winter. लेकिन गर्मियों में वे इस आपदा का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते या याद नहीं कर पाते कि पिछली सर्दियों में यह उन पर कितनी जल्दी आ पड़ी थी। कैटास्ट्रोफ, आपदा, यानी कि इस बार अगर जैसे कह सकते हैं कि विंटर्स पड़ी या सर्दियां पड़ी तो जो पक्षी है उनकी क्या हुई, बहुत ज़्यादा मात्रा में डेथ हुई। लेकिन अगली गर्मियों में वो पीछे से नहीं सीखते कि पिछली सर्दियों में क्या हुआ था। लेकिन क्या ऐसा ह्यूमंस के साथ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। विद ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज। इंसानों के मामले में मामला अलग है। मैटर, मामला। I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter, कब की बात कर रहे हैं वो, 1946-47, is as great as the percentage of human beings that will have died from the cause in India and Central Europe during the same period. अब उन्होंने ये चीज़ बताई कि मानव के पास क्या है, बुद्धि बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह पक्षी जो होते हैं वो सीख नहीं ले पाते कि पिछले समय में या पहले उनसे क्या भूल हुई, उनको सीख ले लेनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने एक और परसेंटेज बताई,
क्या बताया? मुझे संदेह है कि इस सर्दी, कब की बात कर रहे हैं वो, 1946-47 की, में भूख से मरने वाले पक्षियों का प्रतिशत उतना ही है जितना कि इसी अवधि के दौरान भारत और मध्य यूरोप में इस कारण से मरने वाले मनुष्यों का प्रतिशत। तो उन्होंने दो चीज़ों को मिला दिया है। पहली चीज़ कि बुद्धि का स्तर तो ह्यूमन का क्या है, जानवरों से और पक्षियों से ज़्यादा है, क्योंकि पक्षी हो या जानवर हो तो शायद उसके साथ जो पहले हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ें हुई या झेलना पड़ा, उससे वो सीख नहीं पाते कभी कभी। लेकिन ह्यूमंस तो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी है? दो जगह की उन्होंने बात करी। पहली क्या जगह है? इंडिया, और दूसरा सेंट्रल पार्ट किसका? यूरोप का। तो जितने पक्षी मरे सर्दी में, उतने ही लोग भारत में और मध्य यूरोप में किससे मर रहे हैं? भूख से। तो कौन ज़्यादा होशियार है? पक्षी ज़्यादा हैं या ह्यूमंस हैं? ये यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है। But every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors. लेकिन भुखमरी से होने वाली हर इंसानी मौत से पहले चिंता का एक लंबा दौर आता है और उसके आसपास पड़ोसियों की भी चिंता होती है। स्टारवेशन जो वर्ड है उसका अर्थ होता है भुखमरी, यानी कि खाना ना मिलना, पूरी तरीके से खाना ना मिलना। एनेक्साइटी चिंता को बोलते हैं। We suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tell us we have reason to fear. हम ना केवल उन बुराइयों को झेलते हैं जो वास्तव में हम पर आती हैं, बल्कि उन सभी बुराइयों को भी झेलते हैं जिनसे डरने का हमारा विवेक हमें बताता है। यहाँ ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप मीनिंग्स लिखे हैं उन्होंने यहाँ पे, कि दो चीज़ों का डर है। एक तो वास्तविकता जो हो रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ जिसे बोलते हैं, कि वास्तविकता में आप जिन चीज़ों को देख रहे होते हैं या महसूस कर रहे होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारा विवेक या हमारे सोचने की शक्ति, जिसको बहुत कॉमन टर्म है आज के टाइम पे ओवर थिंकिंग बोला जाता है, कि किसी सिचुएशन को हम सोच करके सोचते रहते हैं बराबर से, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जैसा उदाहरण ले लेते हैं कि कल अगर आपका एक मैथ्स का टेस्ट है, तो अब टेस्ट कैसा आने वाला है, पहले तो आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो विवेक या सोचने की वजह से आपको टेंशन या परेशानी है वो क्या है, कि टेस्ट कहीं बहुत कठिन ना आ जाए या बहुत सरल ना आ जाए, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने जो ना पढ़ा हो वहाँ से आ जाए। तो ये इस चीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल अस वी हैव रीजन टू फेयर। इंटेलिजेंस यानी कि हमारा विवेक या बुद्धि जिसके बारे में हमें बोलती है कि हमें डरना चाहिए, हम उससे भी डरते हैं। The curbing of impulses to which we are led by forethought averts physical disaster at the cost of worry and general lack of joy. पूर्व विचार द्वारा जिन आवेगों की और हम अग्रसर होते हैं, उन पर लगाम लगाने से चिंता और सामान्य आनंद की कमी की कीमत पर शारीरिक आपदा टल जाती है। यानी कि हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं, यानी कि प्री अज्यूम कर रहे हैं या पहले से सोच रहे हैं। तो अगर हम सोचना बंद कर दें तो बहुत हद तक जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको खुशी से कर पाएंगे, और उसकी वजह से जो हानि हमारे दिमाग को या शरीर को हो रही है वो भी होना कम हो जाएगी। I do not think that the learned man of my acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze. मुझे नहीं लगता कि मेरे परिचित विद्वान लोग, लर्न्ड मैन, विद्वान या पढ़े लिखे या साक्षर, जिनको अच्छा खासा ज्ञान है, भले ही उनकी आय स्थिर हो, सिक्योर इनकम, स्थिर आय होना, यानी कि एक एज के बाद जब आप अर्निंग होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए सबसे जो परेशानी का कारण होता है, जो सबसे टेंशन का कारण होता है, वो क्या होता है? पैसा, मनी। तो वो किसकी बात कर रहे हैं कि मेरे कुछ ऐसे जानने वाले जो कि बहुत विद्वान हैं और उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्थिर है, रुका हुआ है, कि उनके पास पर्याप्त धन आ रहा है। उन चूहों जितने खुश हैं जो उनकी मेज़ों से चुरा चुरा खाते हैं जबकि विद्वान सज्जन सो रहे होते हैं। अब वो कंपेयर किसको कर रहे हैं कि चूहा जो कि एक जानवर है और एक विद्वान जिसने ठीक ठाक ज्ञान है उसके पास और ठीक ठाक इनकम है, तो क्या दोनों लोग बराबर खुश हैं? चूहे को तो ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको भूख लगी तो अपने पेट को भर रहा है। तो यहाँ भी उन्होंने कंपैरिजन किया। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बीन वेरी एनी प्रोग्रेस एट ऑल। इसलिए इस मामले में मुझे पूरा यकीन नहीं है कि कोई प्रगति हुई है। As to diversity of enjoyments, however, the matter is otherwise. हालांकि
आनंद की विविधता के बारे में मामला अलग है। अच्छा, ये किसके बारे में अलग बोल रहे हैं कि चिंता के बारे में या खुशी के बारे में? अब यहाँ पे वो एन्जॉयमेंट यानी कि आनंद लेना, आनंद के बारे में डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट का मतलब आनंद की विविधता। विविधता क्या होता है कि किस तरह से हम खुश हो सकते हैं या जब खाली समय होता है तो हम एन्जॉय करने के लिए क्या करते हैं, तो उसका मैटर अलग है। यानी जानवरों के पास शायद उतना ऑप्शन नहीं है जितना हमारे पास है। वो ऑप्शंस क्या-क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। I remember reading an account of some lions who were taken to a movie showing the successful depredations of lion in a wild state, but none of them got any pleasure from the spectacle. मुझे याद है कि मैंने कुछ शेरों का एक वृत्तांत पढ़ा था जिन्हें एक फिल्म देखने ले जाया गया था जिसमें जंगली अवस्था में शेरों के सफल उत्पात दिखाए गए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी इस तमाशे से कोई आनंद नहीं मिला। अब बहुत कॉमन सी चीज़ है, मूवी देखने जाते हैं हम, तो जब हम मूवी देखने जाते हैं तो बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि उसमें खो जाते हैं, बहुत खुशी होती है। या कोई मूवी आ रही होती है तो हम एक्साइटेड होते हैं, ये मूवी आएगी तो हम देखने जाएंगे। अब उन्होंने इसी चीज़ को सीधे किससे जोड़ा, शेर के साथ जोड़ा कि शेरों को लेकर के गए और ह्यूमंस की मूवी नहीं दिखाई, उनको शेरों के ही दृश्य दिखाए। लेकिन जितने शेरों को भी दिखाया कोई भी बहुत ज़्यादा उत्साहित या प्लेजर, ये देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्लेजर, या आनंदित नहीं हुआ। Not only music and poetry and science, but football and basketball, and alcohol afford no pleasure to animals. ना केवल संगीत, कविता, विज्ञान, बल्कि फुटबॉल, बेसबॉल और शराब भी जानवरों को कोई आनंद नहीं देते। यानी कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए हैं? संगीत हो, कविता हो, विज्ञान, फुटबॉल, बेसबॉल, शराब, ये सारी चीज़ें ह्यूमंस ने समय पर कैसे बनाई या पुराने समय से चीज़ें इवॉल्व होकर के कैसे आई हैं? आनंद के लिए आई कि खाली समय था तो उन्होंने फुटबॉल बना लिया, या ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? आनंद के लिए, प्लेजर के लिए। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें जानवरों को प्लेजर देती हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्लियरली उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर सर्टेनली इनेबल्ड अस टू get a much greater variety of enjoyment than is open to animals, but we have purchased this advantage at the expense of much greater liability to boredom. इसलिए हमारी बुद्धि ने निश्चित रूप से हमें जानवरों की तुलना में आनंद की एक बहुत बड़ी विविधता प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। किस चीज़ से? इंटेलिजेंट था ह्यूमन, क्या थे? इंटेलिजेंस या बुद्धि ज़्यादा थी ह्यूमंस के पास, लेकिन हमने यह लाभ ऊब के एक बहुत बड़े जोखिम की कीमत पर खरीदा है। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि हम खाली समय में बोलते हैं कि बोर हो रहे हैं, और बहुत कॉमन सी चीज़ है ये कि जब भी हम खाली होते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत बोरिंग लग रहा है, अब कुछ और करने का मन हो रहा है। या पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं। हालांकि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो कभी भी बोर नहीं होते। हमारे सर, विकास सर, जिनके नाम पे चैनल भी है, उनसे अगर पूछा जाए कि आप कब बोर होते हैं तो वो कभी बोर नहीं होते। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान कभी भी बोर ना हो? जब कोई इंसान अपने बारे में या अपने में इतना ज़्यादा लीन रहेगा कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, तो कभी भी वो बोर नहीं होगा और उसे इन सारी चीज़ों की शायद कभी आवश्यकता भी ना पड़े कि मूवी देखनी है या खेलने चले जाएं या अल्कोहल कंज्यूम कर लें या कोई पोएट्री सुन लें, और अपना काम भी वो उतने ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। But I shall be told that it is neither numbers nor multiplicity of pleasures that make the glory of man. लेकिन मुझे बताया जाएगा कि ना तो संख्या की बात पॉपुलेशन से है, यहाँ पे नंबर्स यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात कर रहे हैं वो, और ना ही सुखों की बहुलता ही मनुष्य की शान है। शान यानी कि ग्लोरी, ग्लोरीफाई करना। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज़, यह उसके बौद्धिक और नैतिक गुण है। इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, मॉरल क्वालिटीज़ नैतिक गुण। मॉरल क्वालिटीज़ क्या होती हैं? नैतिक गुण क्या होते हैं? मॉरलिटी क्या होती है? जो हमें गलत समय में या गलत और सही समय में गलत और सही की परख करना सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें गलत का साथ नहीं देना है, हमें हमेशा सही का ही साथ देना है। तो मॉरलिटी हमें बचपन से सिखाई जाती है, कभी कहानियों के माध्यम से, कभी कुछ उदाहरण दे करके। तो ये वो दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो इंसान को जानवरों से अलग बनाता है, या ग्लोरी जो ह्यूमन की है वो अलग करता है। It is obvious that we know more than animals do, and it is common to consider this one of our advantages. यह स्पष्ट है कि हम जानवरों से ज़्यादा जानते हैं, और बिल्कुल बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि एनिमल्स जो हैं वो बुद्धि के मामले में तो हमसे पीछे हैं, शारीरिक
शक्ति या कह सकते हैं तेजी, इन सारी चीज़ों में वो आगे हों, लेकिन एक चीज़ है जिसके मामले में वो पीछे हैं, वो क्या है? बुद्धि। और इसे हमारे लाभों में से एक मान्यता सामान्य है। वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउट, क्या यह वास्तव में एक लाभ है, इसमें संदेह हो सकता है। बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द ब्रूट्स, लेकिन कम से कम यह कुछ ऐसा है जो हमें जानवरों से अलग करता है। ब्रूट्स यहाँ कौन है? जानवरों। डिस्टिंग्विशेस, अलग करना, डिफरेंशिएट करना, अलग दिखाना। Has civilization taught us to be more friendly towards one another? अब यहाँ पे एकता की बात हो रही है या उस चीज़ के बारे में बात हो रही है जो शायद इस चैप्टर का बहुत ही अभिन्न अंग है। क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होना सिखाया है? सभ्यता, सिविलाइजेशन, सभ्यता के बारे में अगर आप जानना चाहें कि जब ह्यूमंस शुरुआत में पहले क्या था कि अलग अलग रहते थे या जो उनकी फैमिली थी उसी में रहते थे, फिर क्या हुआ जब उनको ये बात समझ में आई कि अलग अलग रह करके तो काम नहीं चलेगा। नेचुरल डिसास्टर्स या प्राकृतिक आपदाएं जो हैं जिसमें जानवरों से भी बचना है, खाना भी अपने लिए अर्जित करना है, तो उन्होंने क्या किया? एक साथ रहना शुरू किया। जब उन्होंने एक साथ रहना शुरू किया ग्रुप बना करके, तो वहीं से जो चीज़ निकल करके आई उसको सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं। और सभ्यताएं पुराने समय से चलती चली आ रही हैं और अभी भी चल रही हैं, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी या मानव रहेंगे तब तक सिविलाइजेशंस चलती रहेंगी। तो क्या सिविलाइजेशन यानी कि साथ रहने की जो ज़रूरत है या साथ रहना जो ह्यूमंस ने शुरू किया, वो हमें ये बात सिखाती है कि फ्रेंडली रहें एक दूसरे के प्रति, यानी कि मैत्रीपूर्ण रहें, दोस्ताना व्यवहार रखें एक दूसरे के प्रति। द आंसर इज़ ईजी, इसका उत्तर आसान है। रॉबिन्स, द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीशीज, peck an elderly robin to death, whereas men, the English, not the American species, give an elderly man an old age pension. दो चीज़, रॉबिन एक जो चिड़िया होती है या बर्ड कह सकते हैं उसका उदाहरण है और एक आदमी का उदाहरण है। रॉबिन, एक वृद्ध रॉबिन को चोंच मारकर मार डालते हैं, यानी कि जो रॉबिन होते हैं जब उनकी एज ओल्ड हो जाती है तो जो यंग होता है उसकी डेथ कर देता है, क्योंकि उसे जो ओल्ड रॉबिन है उसको जीने में क्या होती है? दिक्कतें होती हैं। लेकिन क्या ह्यूमंस में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। जबकि मनुष्य एक वृद्ध व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, यानी कि जब तक आपकी डेथ नेचुरली नहीं हो रही है तब तक आप रहिए और उसके लिए आपको भत्ते की ज़रूरत है, तो वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। Within the herd we are more friendly to each other than are many species of animals. बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाहते हैं इसमें। झुंड के भीतर हम एक दूसरे के प्रति कई जानवरों की प्रजातियों से भी अधिक मैत्रीपूर्ण होते हैं। यानी कि हर्ड का अर्थ क्या होता है? झुंड। झुंड यानी कि ग्रुप। तो जब हम ग्रुप में हैं तो जैसे जानवर होते हैं जानवरों से ज़्यादा फ्रेंडली या मैत्रीपूर्ण है। बट इन आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज आउटसाइड दी हर्ड, लेकिन झुंड के बाहर के लोगों के प्रति हमारे रवैये में, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मॉरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर्स, आवर इमोशंस आर एज फेरोशियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल। नैतिकतावादियों और धार्मिक शिक्षकों द्वारा किए गए सभी कार्यों के बावजूद, नैतिकतावादियों और धार्मिक शिक्षकों, नैतिकतावादियों की बात कर रहे हैं। नैतिकतावादी कौन? जो हमें मॉरलिटी सिखाते हैं। मॉरलिटी का मतलब क्या? किसी के साथ गलत ना करना, चाहे हमारा कितना भी फायदा हो लेकिन नुकसान ना करना। धार्मिक गुरु, रिलीजियस टीचर्स, धर्म कोई भी हो वो कभी किसी के खिलाफ गलत करना नहीं सिखाता। तो दो लोग कौन कौन? मॉरलिस्ट या और धार्मिक शिक्षक। इन दोनों ने कितना भी काम किया हो इंसान को इंसान बनाने में, लेकिन जैसे ही हम झुंड से अलग होते हैं बावजूद हमारी भावनाएं किसी भी जानवर की तरह ही उग्र होती है। And our intelligence enable us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. और हमारी बुद्धि हमें उन्हें वहाँ गुंजाइश देने में सक्षम बनाती है जो सबसे जंगली जानवर को भी नहीं मिलती। यानी कि जब हम झुंड में हैं, झुंड का अर्थ क्या है? ग्रुप। यानी कि ग्रुप कौन सा ग्रुप? जो हमारे जानने वाले लोगों का है, तब तो हम बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही ग्रुप के अलग की बात होती है या जिसे हम नहीं जानते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है? एक जानवर की तरह या उससे भी उग्र हो जाते हैं। इट मे बी होप्ड, दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, बट सो फार द ओमेन्स आर नॉट वेरी propitious
यह आशा की जा सकती है, होप्ड अर्थात आशा करना, हालांकि बहुत विश्वास के साथ नहीं, कि समय के साथ अधिक मानवीय रवैया प्रबल होगा, लेकिन अभी तक संकेत बहुत शुभ नहीं है। ओमेन्स आर नॉट वेरी propitious, संकेत बहुत शुभ नहीं है। ये अज्यूम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि शायद आगे हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind. यह विचार करते समय इन सभी विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए कि किन विचारों ने मानवता की सबसे अधिक मदद की है। अब कौन से विचार हैं या कौन से आइडियाज हैं देखते हैं। द आइडियाज विद विच वी शैल बी कंसर्न मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, दो तरीके के, those that contribute to knowledge and technique and those that are concerned with morals and polites. जिन विचारों से हम जुड़ेंगे उन्हें मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंटली दो तरीके के हैं। पहले जो दो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ज्ञान अर्थात नॉलेज, फिर तकनीक अर्थात टेक्निक, एंड मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, नैतिकता और राजनीति। I will treat first those that have to do with knowledge and technique. मैं पहले उन पर विचार करूंगा जिनका संबंध ज्ञान और तकनीक से है। The most important and difficult steps were taken before the dawn of history. इतिहास के आरंभ से पहले सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कदम उठाए गए थे। Dawn यानी कि आरंभ होना या शुरुआत होना, किसका, इतिहास का। At what stage language began is not known, but we may be pretty certain that it began very gradually. भाषा की शुरुआत किस चरण में हुई यह ज्ञात नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह बहुत धीरे धीरे शुरू हुई। ग्रेजुअली, वेरी ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे शुरू होना। यानी कि भाषा का कब से एवोल्यूशन है या भाषा की शुरुआत कब से है, ये हम अगर इतिहास को उठा करके देखें तो हमारे पास कोई रिटन फॉर्म में नहीं है कि इस सन से या इतने हजार साल पहले से भाषा की शुरुआत हुई, लेकिन बहुत धीरे धीरे हुई। और भाषा का महत्व कितना ज़्यादा है ये समझते हैं। विदाउट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड वन ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट वर ग्रेजुअली मेड। इसके बिना धीरे धीरे किए गए आविष्कारों और खोजों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता। भाषा की इंपॉर्टेंस समझने के लिए फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड क्लास में भाषा की परिभाषा सिखाई जाती है, या भाषा की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है। भाषा की डेफिनेशन ये होती है कि भाषा वह सोर्स है या स्रोत है जिससे हम अपने विचारों का आदान या प्रदान करते हैं। यानी कि विचार जो हमारे दिमाग में है वो हम दूसरे को बता पाते हैं, और दूसरे के दिमाग में जो बातें हैं या विचार है वो हमें बता पाते हैं। सोचिए भाषा नहीं है, जब भाषा नहीं होगी तो जितने भी अच्छे इन्वेंशन या डिस्कवरी हो गई हो, यानी कि आविष्कार हो गए हो या खोजे हो गई हो, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। पीढ़ी दर पीढ़ी जाने की तो बहुत अलग की बात है, एक से दूसरे को नहीं बताया जा सकता। तो उसके बारे में वो बोल रहे हैं, अनदर ग्रेट स्टेप which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire. एक और महान कदम जो भाषा की शुरुआत से पहले या बाद में आया होगा वह था आग का उपयोग। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का उपयोग। ये भी इतिहास में क्लियर नहीं है कि पहले भाषा शुरू हुई कि आग का उपयोग शुरू हुआ, या भाषा बाद में आई है, या क्या है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept, but the warmth must have been found agreeable. मेरा मानना है कि पहले आग का उपयोग मुख्यतः हमारे पूर्वजों के सोते समय जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए किया जाता था, लेकिन आग को सुखद माना जाता होगा। Ancestors, पूर्वज, agreeable, सुखद। Presumably, on some occasion, a child got scolded for throwing the meat into the fire, but when it was taken out, it was found to be much better, and so the long history of cookery began. संभवतः किसी अवसर पर किसी बच्चे को मांस आग में फेंकने के लिए डांटा गया होगा। यानी कि किसी से भी कुछ भी गलती हो जाती है, और जो भी इन्वेंशन है या जो भी चीज़ें हम लोगों ने करना शुरू किया, तो शायद वो अज्यूम कर रहे हैं या मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा कि कोई एक बच्चा होगा, उसने खेल खेल में आग में फेंक दिया होगा मांस का टुकड़ा, लेकिन जब उसे आग से बाहर निकाला गया तो वह बहुत बेहतर पाया गया। और इस तरह पाक कला
का लंबा इतिहास शुरू हुआ। कुकरी, पका के खाना। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, स्पेशली द काव एंड द शीप, मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। पालतू पशुओं, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू पशु जो होते हैं, विशेषकर गाय और भेड़े को पालतू बनाने से जीवन कहीं अधिक सुखद और सुरक्षित होगा। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship. कुछ मानव शास्त्रियों का एक आकर्षक सिद्धांत है कि पालतू पशुओं की उपयोगिता का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था, बल्कि लोगों ने अपने धर्म द्वारा सिखाए गए किसी भी पशु को पालतू बनाने का प्रयास किया। अब एकदम स्टार्टिंग की बात हो रही है डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पालतू पशु, कि कौन क्या पालेगा या किस तरह के जानवर किस तरह की कम्युनिटी पालती है। तो इसके बारे में जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव शास्त्रियों की एक हम सिद्धांत को माने तो वो क्या कहते हैं, जिस तरह धर्म ने या रिलीजन ने जो चीज़ सिखाई कि ये जानवर पालतू बनाया जा सकता है, तो लोगों ने उस जानवर को पालतू बनाना शुरू कर दिया। उसके पीछे का कारण कुछ मानवशास्त्री ऐसा ही बताते हैं। The tribes that worshipped lions and crocodile died out, while those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered. शेरों और मगरमच्छों की पूजा करने वाली जनजातियां विलुप्त हो गईं, जबकि गाय या भेड़ जिन जनजातियों के लिए पवित्र पशु थे वे समृद्ध हो गए। प्रॉस्पर्ड, समृद्ध होना, फलना फूलना, फैल जाना बहुत ज़्यादा। वर्शिप्ड, पूजा करना, यानी कि शेर और मगरमच्छ को जो पूजा करते थे वो क्या हुए, विलुप्त हो गए। लेकिन गाय और जो शीप है या भेड़ है उसकी पूजा करने वाले क्या थे, समृद्ध हुए, फैले। तो इस वजह से आज भी आप देखते हैं बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, भारत में तो बहुत ज़्यादा है, सेक्रेड है काऊ हमारे लिए। सेक्रेड होने का मतलब पूजनीय या पवित्र। I like this theory, and in the entire absence of evidence for or against it, I feel a liberty to play with it. मुझे यह सिद्धांत पसंद है और इसके पक्ष या विपक्ष में किसी भी प्रमाण के अभाव में मैं इसके साथ प्रयोग करने की स्वतंत्रता महसूस करता हूँ। Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture, which, however, introduced bloodthirsty practices into religions that lasted for many centuries. पशुओं को पालतू बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण कृषि का आविष्कार था। अब पशुओं को पालना तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्या कह सकते हैं, महत्वपूर्ण था। डोमेस्टिकेशन का अर्थ यही है, पालतू बनाना पशुओं को, जिसने धर्म में रक्त पिपासु प्रथाओं को शामिल किया जो कई शताब्दियों तक चली। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड कैनिबलिज्म। प्रजनन संस्कारों में मानव बलि और नरभक्षण शामिल थे। ह्यूमन सैक्रिफाइस, मानव बलि, कैनिबलिज्म, नरभक्षण और फर्टिलिटी राइट्स यानी कि प्रजनन संस्कार। Moloch would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. मोलोच तब तक अनाज उगाने में मदद नहीं करता जब तक उसे बच्चों के खून का सेवन करने की अनुमति ना दी जाए। और ये ऐसी कुप्रथाएं बहुत समय तक चली, इसके बारे में वो बोल रहे हैं। अ सिमिलर ओपिनियन वाज अडॉप्टेड बाय द evangelicals of Manchester in the early days of industrialism, when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in conditions that caused most of them to die. और उसी का उदाहरण उन्होंने दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी बहुत, अगर आप जाओगे हिस्ट्री में तो 150-200 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ और इतने करीब क्या था कि 6 से 7 साल के या 6 से 8 साल के जो बच्चे थे उन्हें कितना काम करवाते थे, 12 से 14 घंटे तक। उद्योगवाद के शुरुआती दिनों में मैनचेस्टर के इवेंजलिकल्स ने भी ऐसी ही राय अपनाई थी, जब उन्होंने 6 साल के बच्चे, 6 साल बहुत छोटी एज होती है, 6 साल के बच्चों से दिन में 12 से 14 घंटे तक काम कराया, और ऐसी परिस्थितियों में कि उनमें से ज़्यादातर की मौत हो गई। यानी कि कंडीशन जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ की कंडीशंस आज भी अगर आप जा कर के देखेंगे तो बहुत ख़तरनाक होती हैं। और जब इवोल्यूशन हुआ था, शुरू हुआ था, तब वहाँ उद्योग जब शुरू हुए थे तब किस तरीके की कंडीशंस होंगी आप अंदाज़ा
लगा सकते हैं, वहाँ पर एक 6 साल के बच्चे को 12 से 14 घंटे काम करवाते थे, तो उनकी मृत्यु हो जाना बहुत ही सामान्य सी बात है। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants. और आज ये बात साबित है, क्या बात साबित है? अब यह पता चला है कि शिशुओं के खून से सींचे बिना, ये लिखा हुआ है द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स, शिशुओं के खून, अनाज उगाया जा सकता है और कपास के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इन द केस ऑफ कॉटन goods हार्डली अ सेंचुरी। अनाज के मामले में इस खोज ने हजारों साल लगे, जबकि कपास के उत्पादों के मामले में मुश्किल से 1 सदी। यानी किसी चीज़ को मिलने में या डिस्कवर होने में, खोज होने में हजारों साल लग गए और किसी चीज़ को मात्र 100 साल लगे। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन दी वर्ल्ड। तो शायद दुनिया में प्रगति के कुछ प्रमाण मौजूद हैं। The last of the great prehistoric invention was the art of writing, which was indeed a prerequisite of history. महान प्रगतिहासिक आविष्कारों में से अंतिम आविष्कार लेखन कला है, द आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन कला, जो वास्तव में इतिहास की एक पूर्वापेक्षा थी। प्रीरिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की एक पूर्वापेक्षा। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली and in the form of pictures designed to convey a message. It was probably as old as a speech, but from picture to syllable writing and thence to alphabet was a very slow evolution. वाणी की तरह लेखन भी धीरे धीरे विकसित हुआ, डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे विकसित हुआ, और संदेश देने के लिए चित्रों के रूप में यह संभवतः वाणी जितना ही पुराना था, लेकिन चित्र से अक्षर लेखन और फिर वर्णमाला तक का विकास बहुत धीमी गति से हुआ। इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन, चीन में यह अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया। और आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।